बेअस्र हो गए सब हर्फ नवा तेरे बाद। बेअस्र हो गए सब हर्फ नवा तेरे बाद। क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद। और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर, सियासतदान और पाकिस्तान के बानी। कौन उनके बारे में नहीं जानता, मगर इस अजीम सियासतदान जिसके लिए स्टैनली वोलपर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखा कि few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. बहुत कम अफराद तारीख के निसाब में नुमाया तब्दीली लाते हैं, दुनिया के नक्शे को तरमीम करते हैं। कौमी रियासत बनाने का सहरा शायद ही किसी को दिया जाए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए। जी नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, मगर उसकी निजी जिंदगी के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं, मगर उसकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। मगर मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साद एस खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साद एस खान is an officer of Pakistan Administrative Service and is widely published writer and analyst on democracy, law, and international politics. He has vast teaching experience at different centers and universities. 8 किताबों के ऑथर हैं, जिसमें के 3 किताबें उर्दू में कायदे आज़म और तहरीक आज़ादी पर हैं। पेंगुइन पब्लिशर्स की जानिब से 2020 में ही रति जिन्ना द वुमन हु स्टेड डेफिएंट किताब उनकी मंजर आम पर आई है, जिस पर के वाइडली आज हम मेनली उस पर बात कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? सर जी बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम, और इस अहम मौजू पर हम बात कर रहे होंगे आज। थैंक यू वेरी मच सर। सर, सबसे पहले शुरुआत इससे करते हैं कि ये जो नाम बुक का रति जिन्ना द वुमन हु स्टूड डेफिएंट, ये क्या सोचकर ये नाम आपने रखा? देखिए द वुमन हू स्टूड डिफाइंड का मतलब ये था कि वो एक खातून जिसने रवाजों के आगे खड़ी हो गई, अपने मज़हब के आगे खड़ी हो गई, अंग्रेज़ के आगे खड़ी हो गई। तो एक ऐसी मज़बूत औरत के बारे में क्योंकि किताब लिखी गई थी और ये एक वाक़ये के हवाले से लिखा गया था। 1918 में कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा ने एक मुज़ाहरे की क़यादत की थी। और उसमें ज़ाहिर है आपको पता है उस ज़माने में अंग्रेज़ पुलिस बड़ी ब्रूटल होती थी। ये जो जलियांवाला बाग में भी सैकड़ों लोगों को गोलियाँ से खून डाला। तो उस ज़माने में पुलिस के आगे डिफाइंस शो करना इतना आसान नहीं था। तो पुलिस ने कहा कि जी आप सब लोग डिस्पर्स हो जाएँ। तो जुलूस के बेतहाशा लोग थे 25-30 हज़ार, उनमें से कुछ भागे भी। लेकिन औरत एक ही थी और वो बेगम जिन्ना थी और वो खड़ी रहीं। तो इस मंज़र को अपने ज़हन में विजुअलाइज़ करके, मंज़रकशी करके, मैंने ये किताब का टाइटल रखा मिसेस जिन्ना द वुमन हू स्टूड डिफाइंड। वंडरफुल वंडरफुल। सर, आज जो है बस हम यही चाहेंगे और आपसे ही सुनना चाहेंगे कि रति जिन्ना के हवाले से हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी आप बताएं, और ये जो बुक आपने लिखी है इस पर समझें कि एक किस्म का आपका खुद अपने ही बुक पर आपका हम जो है वो तबसरा या जायजा आपकी ज़बानी ही सुनना चाह रहे हैं। प्लीज सर। जी, ज़रूर। मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखाऊँगा बेगम साहिबा की लाइफ़ के बारे में। तो ये हम इनको विजुअली देखने के काबिल होंगे, किताब में ज़ाहिर है लफ्ज़ों से मंज़रकशी की जाती है। हम्म। प्रेज़ेंटेशन में मैं आपको कुछ तस्वीरों से बताऊँगा कि मैंने इस किताब में क्या लिखा है। सबसे पहली बात कि किताब लिखने की वजह क्या थी? जैसे अभी कल यौम पाकिस्तान की परेड थी और तहरीक पाकिस्तान के बहुत से रहनुमाओं की तस्वीरें
मिली नगमों में और स्टिकर्स पे और बच्चों के पोस्टर्स पे सामने नज़र आ रही थी, और किसी की नीचे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। चौधरी रहमत अली की तस्वीर आप ऊपर टॉप लेफ्ट पे देख सकते हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, फातिमा जिन्ना। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ा एक हैरत हुई। तशवीश भी होती थी, हैरत भी होती थी और गौर-तलब भी लगती थी कि क्या हुँ, वजह है कि बेगम जिन्ना एक बड़ी बहादुर खातून थी और उनका कायद-ए-आज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो क्या वजह है कि ये तस्वीर अगर बॉटम लेफ्ट वाली हम कहीं पे भी करें तो कोई नहीं पहचानता कि ये मिसेज़ जिन्ना की तस्वीर है। फातिमा बिल्कुल। जिन्ना की तस्वीर के नीचे या सर सैयद या अल्लामा इकबाल की तस्वीर के नीचे उनका नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। हुँ, तो उस लिहाज से मैं चाहूँगा कि आपके नाज़रीन बेगम साहिबा की जो ज़िंदगी है, जिसको मैंने अपनी किताब में इहाता किया है, हुँ, रत्ती जिन्ना अ वुमन हू स्टूड डिफाइंड, हुँ, तो उसमें हम देखें कि ये खातून थी कौन? हुँ, पहला जो मेरा चैप्टर है किताब का, वो वहाँ से शुरू होता है कि बेगम जिन्ना के ओरिजिन्स क्या थी, उनकी फैमिली कौन-सी थी। तो वहाँ पे मैंने लिखा है, ये उनके वालिद और वालिदा नज़र आ रहे हैं नाज़रीन को, हुँ, सर दिनशा पेटिट और लेडी दीना बाई पेटिट। हुँ, ये कायद-ए-आज़म के वालिदैन हैं, तो पेटिट फैमिली एक बड़ी रिच फैमिली थी पेरिस की बॉम्बे की, जिनके पेरिस वग़ैरह में कुछ मोहल्लात थे, गर्मियाँ वो पेरिस में गुज़ारते थे, सर्दियाँ वो बॉम्बे में गुज़ारते थे। और एक टेक्सटाइल मैग्नेट थे, यानी कि पारचा बाफ़ी की जो सनत है, कपड़े की जो सनत है, उसके बानियों में से पेटिट ख़ानदान शुमार होता है। और हुँ, अंग्रेज़ ने इनको बैरोनेट का यानी नवाब का खिताब भी दिया हुआ था। हुँ, हुँ, तो सर दिनशा पेटिट टू द सेकंड बैरोनेट यानी अपने ख़ानदान के दूसरे नवाब थे। हुँ, जो पहले नवाब इनके दादा थे, जिनको नवाबी मिली और फिर उनसे डायरेक्ट पोते को मिल गई। और ये नवाबी 1974 तक कायम रही, जब इंडिया ने एबॉलिश कर दी, जो हेरेडिटरी टाइटल्स का सिलसिला था इंडियन गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दी, तो उस वक़्त इनकी ख़त्म हुई। दूसरे मेरे चैप्टर्स किताब के हैं कायद-ए-आज़म इन पेटिट के ख़ानदान से कैसे वाबस्ता हुए। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इस बात पे रोशनी डाली है कि कायद-ए-आज़म बुनियादी तौर पे तो गुजराती थे। ख़ैर वो तो पेटिट ख़ानदान भी बुनियादी तौर पे गुजराती था। हुँ, और घर में कायद-ए-आज़म की भी गुजराती बोली जाती थी, जो इंडिया की हुँ, स्टेट गुजरात है, जहाँ से कायद-ए-आज़म का भी और गांधी जी का भी ताल्लुक है। हुँ, और प्रेज़ेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, नरेंद्र मोदी, वो उनका भी ताल्लुक गुजरात से, और वो 10 साल गुजरात के वज़ीर आला भी रहे, इंडियन गुजरात के। हुँ, तो कायद-ए-आज़म की फ़ैमिली जो थी, वो माली वजूहात की वजह से, बिज़नेस इंटरेस्ट की वजह से कराची में मुंतकिल हुई थी उनके वालिद। कायद-ए-आज़म की पैदाइश से कुछ ही अरसा पहले, तकरीबन 13-14 साल पहले, गालबन 1862 के लगभग हुँ, कायद-ए-आज़म की फ़ैमिली गुजरात से कराची आई थी। तो कायद-ए-आज़म जिस वक़्त बाहर से पढ़ के वापस आए, तो कराची में कोई हाई कोर्ट था नहीं, क्योंकि जो पूरा सिंध था वो एक डिवीज़न था बॉम्बे प्रोविंस का। हुँ, तो करियर ग्रोथ के कोई मौके नहीं थे, तो कायद-ए-आज़म बॉम्बे चले गए। जब बॉम्बे चले गए तो वहाँ पे उस ज़माने में आपको पता है टेलीविज़न नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कोई चीज़ सिनेमा भी इजाद नहीं हुआ था। तो रिक्रिएशन के लिए अंग्रेज़ों ने हर शहर में जिमखाना बनाए हुए थे। कराची जिमखाना, दिल्ली जिमखाना, लंदन जिमखाना, लाहौर जिमखाना। लेकिन वहाँ पे गैर गोरों को, यानी जो फ़ॉरेनर नहीं, जो अंग्रेज़ नहीं थे, उनको मेंबरशिप नहीं मिलती थी। लिहाज़ा शामें गुज़ारने के लिए जो लोकल एलीट थी, अशराफिया थी, उन्होंने भी क्लब्स बनाए हुए थे। और लोकल अशराफिया का क्लब ओरिएंट क्लब, यानी मशरिकी क्लब कहलाता था, जिसमें हिंदुस्तानियों को मेंबरशिप मिलती। तो कायद-ए-आज़म भी सुबह तो ज़ाहिर है अदालत में मसरूफ़ होते थे, तब अभी गैर शादीशुदा थे। तो शाम को कायद-ए-आज़म जो थे वो ओरिएंट क्लब चले जाते थे। तो ओरिएंट क्लब में ही बाकी शहर की अशराफिया भी होती थी, सर पेटिट भी वहाँ पे होते थे। तो वहाँ से उनकी सर पेटिट से 1897 में दोस्ती हुई, और ये फिर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हुँ, उसके बाद मैं आता हूँ कि ये रिश्तेदारी में कैसे बदली। सर पेटिट के बारी-बारी 4 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़ी बच्ची जो थी, उनकी ये तस्वीर में दरमियान में नज़र आ रही हैं, जो बाद में कायद-ए-आज़म की अहलिया बनी। हुँ, इनका नाम था रतन बाई पेटिट, इनको प्यार से, जब तक मुसलमान नहीं हुई थी, तो रत्ती कहा जाता था। और इनके बाद में बारी-बारी 3 भाई पैदा हुए। फराम जी पेटिट तो इनसे 1 साल छोटे हैं, ये जो राइट पे नज़र आ रहे हैं। हुँ, और उसके बाद फिर मानिक जी पेटिट हैं, ये इनसे तकरीबन 3 साल छोटे हैं। हुँ, और एक भाई इनके इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहे, जमशेद जी पेटिट, वो 11 साल छोटे थे। तो हुँ, ये बेटी इकलौती थीं, लेकिन बेटे 3 थे। हुँ, और कायद-ए-आज़म का और इनका बहुत एक-दूसरे की तरफ आना-जाना रहा। इसी अरसे में मिसेज़ जिन्ना, जो रतन बाई पेटिट थीं, वो बड़ी हो गईं।
16 साल की तकरीबन हो गई। उस ज़माने में आम तौर पे पारसी और हिंदू ख़ानदानों में 12 या 13 साल की उम्र में शादी का रवाज था। जिसका मतलब ये था कि जब वो 16 साल की हो गई थी, तो फैमिली बड़ी परेशान थी कि इनकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? अगर मज़ीद 2-3 साल गुज़र गए तो खुदा न ख़ास्ता ऐसा ना हो कि उनकी शादी ना हो। अच्छा, कायद-ए-आज़म की और इनकी फैमिली की रवाबित कायम थे, और जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये फैमिली इतनी रिच थी कि इनकी पेरिस में, फ्रांस में मुख्तलिफ जगहों पे जायदाद थी। तो हर साल ये गर्मियाँ गुज़ारने, क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी गर्मी हो जाती है, पाकिस्तान, इंडिया में, तो ये चले जाते थे। 1914 के बाद ये इसलिए नहीं जा सके कि दुनिया में जंग-ए-अज़ीम शुरू हो चुकी थी, जंग-ए-अज़ीम अव्वल, और जंग-ए-अज़ीम अव्वल में समुद्री सफ़र बड़ा ख़तरनाक था कि कहीं कोई जंग में नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए इन्होंने दार्जिलिंग, ये शहर दार्जिलिंग नज़र आ रहा है, हुँ, जो कि इंडिया में पहाड़ों के ऊपर एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है, जैसे पाकिस्तान में मरिया नदिया गली। हुँ, और दार्जिलिंग से माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, दार्जिलिंग की फ़ॉल से ये बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। तो इसी फ़ॉल पे उन्होंने शातो पिटिट, यानी पिटिट महल के नाम से, शातो फ्रेंच में महल को कहते हैं या किले को, हुँ, कासल को। तो ये उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और सोचा कि हर गर्मियों में वो यहाँ जाया करेंगे। हुआ यूँ कि 1914 में वो इधर गए गर्मियों में, 1915 में भी गए। 1916 में एक कायदे-आज़म को उन्होंने ऑफ़र किया कि आजकल जंग की वज़ह से अदालतें लंबे अरसे के लिए बंद हो गई हैं, क्योंकि जो जज वग़ैरह छुट्टी पे गए थे, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, जो अंग्रेज़ जज थे। तो आप फ़ारिग ही हैं, तो आप हमारे साथ चलें। तो कायदे-आज़म ने वो गर्मियों की छुट्टियाँ इधर उनके साथ गुज़ारी। हुँ, यहाँ पे इस महल पे जब वो लॉन में बैठते थे, सामने नेपाल की साइड पे है माउंट एवरेस्ट, लेकिन बड़ा वाज़ेह नज़र आता था। तो वैसे भी सरसब्ज़ इलाका है, मौसम भी खूबसूरत होता था। तो सियासी मुबाहिस चलते रहते थे बाहर मेज़ पे, चाय पे। रत्ती के वालिदैन, रत्ती साहिबा खुद जो हैं वो इस पे डिस्कशन करती थीं। तो उसी अरसे में रत्ती साहिबा को, क्योंकि घर में अक्सर उनकी शादी की बात चलती थी कि तुम्हारे लिए हम लड़का ढूँढ रहे हैं। तो रत्ती को कायद-ए-आज़म से प्यार हो गया। तो इट वाज़ शी, यानी वो ये रत्ती थीं, हुँ, जिन्होंने कायद-ए-आज़म को ऑफ़र की कि जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि कायद-ए-आज़म बड़ा संजीदा मिज़ाज आदमी थे, यानी वो बहुत जल्दी जज़्बाती नहीं हो जाया करते। तो कायद-ए-आज़म ने सिर्फ़ एक मामूली सा जुमला कहा कि इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोपोज़िशन, ये अच्छा ख़्याल है। तो कायद-ए-आज़म ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन फिर बेगम साहिबा ने, जो बाद में बेगम साहिबा बनी, उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मिज़ाज के मुताबिक कोई लड़की मिली नहीं। हुँ, हुँ, तो रतन भाई ने कहा कि आपको एक लड़की पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिली 40 करोड़ में? हुँ, तो कायद-ए-आज़म ने कहा कम से कम मुसलमान लड़कियों में तो नहीं। हुँ, तो दैट वाज़ अ हिंट कि मैं नॉन मुस्लिम्स हुँ, में तो शादी कर नहीं सकता, और मुसलमान लड़कियों में शादी का इम्कान थोड़ा-सा इसलिए कम था कि 2 वजूहात। एक तो ये है कि ख़ानदान की बड़ी रिश्ते देखती थीं, क्योंकि मुसलमान ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा पर्दा था, हुँ, लिहाज़ा लड़के-लड़कियों का इकट्ठे यूनिवर्सिटियों में पढ़ना या वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और मुसलमान ख़ानदान लड़कियों को मैट्रिक के बियॉन्ड पढ़ाया भी नहीं करते थे, और वो भी गर्ल्स ओनली स्कूल्स में। हुँ, और पर्दे का इतना रवाज था कि सिर्फ़ माँ या ख़ाला या कोई बड़ी बूढ़ियाँ जाके ही रिश्ता देखा करती थी। कायद-ए-आज़म के दोनों वालिदैन का इंतकाल हो गया था। हुँ, हुँ, बहनें उनसे काफ़ी छोटी थीं, हुँ, मतलब जिस वक़्त कायद-ए-आज़म की वालिदा का इंतकाल हुआ है, तो फ़ातिमा जिन्ना 2 साल की थीं, हुँ, शीरीन जिन्ना 6 साल की थीं। हुँ, तो कोई भाई 20-22 साल का अपनी 3 साला बहन से तो कह नहीं सकता मेरे लिए रिश्ता ढूँढो। तो बाज़ मामलात ऐसे हुए कि कायद-ए-आज़म की बहुत अरसे तक, यानी ही वाज़ इन लेट 30s जब कायद-ए-आज़म को बेगम साहिबा ने प्रपोज़ किया, तो ही वाज़ 39, वो हुँ, 30 हुँ, साल की दहाई के आखिर में थे। हुँ, तो शादी नहीं हो सकी थी। तो ख़ैर बहरहाल आखिर में जिस वक़्त बेगम साहिबा ने बहुत मजबूर किया, तो कायद-ए-आज़म राज़ी हो गए, और उन्होंने शर्त ये रखी कि मैं मुसलमान लड़की से शादी करूँगा। तो बेगम साहिबा ने ये शर्त रखी कि ठीक है, मैं इस्लाम पे मुझे कोई किताबें भेजें, मैं पढ़ूँगी, डिसाइड करूँगी, और अगर मैं कायल हुई तो मैं मुसलमान हो जाऊँगी। हुँ, हुँ, तो यूँ कायद-ए-आज़म ने फिर एक मशहूर सहाफ़ी थे जिनका बहुत आना-जाना था सर दिनशा पटेल के घर, एस ए बरेलवी, सैयद अब्दुल्ला बरेलवी। तो उनके ज़रिए कायद-ए-आज़म ने इस्लाम पे कुछ किताबें भिजवाईं। बाज़ किताबों में है कि अपनी बहन शीरीन जिन्ना के हाथ भिजवाईं। बहरहाल, तो चंद माह में उन्होंने पढ़ ली, और उसके बाद वो इस बात पे राज़ी हो गईं हुँ, कि मैं आपसे शादी करूँगी। अच्छा, इस यानी अरसा में कन्वर्ट हो जाएँगे। ये जी के कन्वर्ट हो जाऊँगी, और फिर हुँ, शादी भी करूँगी, और पहले कन्वर्ट भी हो जाऊँगी। ओके, इस अरसे में एक बड़ा मशहूर वाक़या पेश आया, उसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग के बिहाफ़ पे, और तिलक ने
बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के मशहूर रहनुमा थे, बाद में इंतकाल कर गए 1920 में। तो उन दोनों के दरमियान माहिदा साइन हुआ, जिसको जिन्ना तिलक माहिदा भी कहा जाता है और लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, माहिदा लखनऊ। हुँ, तो इसमें कायद-ए-आज़म ने जाना था एज़ लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग डेलीगेशन हुँ, फ्रॉम बॉम्बे टू लखनऊ, क्योंकि हुँ, लखनऊ यूज्ड टू बी द कैपिटल, द हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो हेड ऑफिस था वो लखनऊ में हुआ करता था। हुँ, 1940 की दहाई में ये कहीं आके दिल्ली शिफ्ट हुआ है। अदरवाइज़ ट्रेडिशनली कांग्रेस जो पार्टी थी उसका हेड ऑफिस बॉम्बे में होता था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लखनऊ में होता था। हुँ, वहीं पे इजलास होना था। तो रतन भाई ने अपनी वालिदा से ज़िद की कि भई मैं भी उधर जाऊँगी, और वो जो हैं वो ज़िद करके चली गईं। तो वह वहाँ रोज़ कायद-ए-आज़म को देखती थी इन ऑल हिज़ ग्लोरी के कायद-ए-आज़म छाए हुए थे 3 दिन की मीटिंग में। हर वक़्त स्टेज पे तकारीर हो रही हैं, सारा कुछ, और कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के सरबराह थे और वो जो हैं कांग्रेस के उस वक़्त तिलक होते थे। गांधी जी का तो तब आला सियासी नामों में नाम ही नहीं था। हुँ, तो बस उसके बाद मोहब्बत बढ़ी और अल्टीमेटली कायद-ए-आज़म ने उनके वालिद को मैसेज भिजवा दिया। वो किस्सा भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, कायद-ए-आज़म ने इनके वालिद से कि आपका इंटरफ़ेथ मैरेजेज़ के बारे में क्या ख़्याल है? हुँ, बैनुल मज़ाहिब शादियों पे। तो उनके हुँ, वालिद ने सर नीचा पटक ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हुँ। इससे तो हम-आहंगी बढ़ेगी मुख़्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में। तो कायद-ए-आज़म ने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो वो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने कहा, नहीं ये तो नहीं होने दूँगा मैं। हुँ, तो इस तरह हुआ और फिर उनके वालिद साहब ने एक कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया कि जब तक बेटी बड़ी नहीं होती, अच्छा। 18 साल की नहीं होती, तब तक वो 17 की हो चुकी थी। हुँ, तो ये एक मेरी बेटी को मना किया है कि वो ना घर से बाहर निकलें और ना जिन्ना साहब से मिलें। ख़ैर, हुँ, साल इस तरह गुज़र गया हुक्म इम्तनाई में। बेगम साहिबा तो उसको बहुत नाराज़ थीं कि नहीं, हम रसूम और रवाज तोड़ के एक-दूसरे से मिलेंगे, लेकिन कायद-ए-आज़म ने उनको यही मशवरा दिया कि कानून का एहतराम सबसे बेहतर ऑप्शन है। हुँ, उन्होंने कहा कि हम कानून के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ एहतराम पे इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, और कायद-ए-आज़म ने अपनी बहन के हाथ पैगाम भिजवाया कि आप मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगी। 1 साल के बाद वालिद ने समझा कि शायद अब ये भूल-भुला चुकी होगी, बच्ची का जोश था साल पहले, अब शायद नहीं रहा होगा। हुँ, लेकिन जब वो 18 साल की हुईं तो अपने घर से बाहर निकलीं और 300 गज़ आगे कायद-ए-आज़म का घर था हुँ, और वहाँ पे वो तशरीफ़ लाईं। हुँ, और कायद-ए-आज़म के एक दोस्त थे उमर सुबहानी, वो पहले से ही तयशुदा था कि उमर सुबहानी और उनकी अहलिया जो हैं वो इनको लेके जाएँगे जामे मस्जिद अहले सुन्नत। बॉम्बे में हुँ। एक ही अहले सुन्नत की मस्जिद थी, जो कांग्रेस के बड़े मशहूर सदर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। जी, तो बिल्कुल। उनके वालिद साहब थे मौलाना खैरुद्दीन, उन्होंने बनवाई। तो वहाँ पे अच्छा। जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अगले दिन उनका निकाह हुआ और निकाह का ये जो डीड है ये तकरीबन तमाम किताबों में पाई जाती है हुँ, और ये डीड अभी भी एग्ज़िस्ट करती है। अच्छा, और ₹1000 हक़ महर और 1,25,000 का तोहफ़ा उन्होंने दिया। अच्छा। 1,25,000 का तोहफ़ा 1918 में जब ₹10 तोला सोना था, हुँ, आजकल हुँ, 1,18,000 तोला सोना है। तो आप समझ लीजिए कि सवा अरब रुपए का एक तोहफ़ा दिया गया। हुँ, और उसका अगर आप ₹1000 उस ज़माने के लिहाज़ से महर समझें, तो ये आप आजकल के लिहाज़ से इसे समझिए कि 1 करोड़ रुपया महर था और सवा अरब रुपया जो है वो कायदे-आज़म ने महर के अलावा तोहफ़े में दिया, जो कि निकाह नामे पे दर्ज है। हुँ, और उसके बाद एक नई शुरुआत हुई। फिर मेरी किताब के अगले 4 चैप्टर कायदे-आज़म की शादीशुदा ज़िंदगी पे बात करते हैं, हुँ, कि बेगम साहिबा ने उनके घर में रंग भर दिए। मिसाल के तौर पे ये है कि कायदे-आज़म थोड़े-से संजीदा मिज़ाज, इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे। हुँ, तो इतना ज़्यादा उन्हें शौक नहीं था कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी करने के। मेहमान आ जाते थे तो मुलाज़िम सामने चाय रख देते थे। हुँ, लेकिन बेगम साहिबा तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने घर में रंग भर दिया। उन्होंने सारे सोफ़े तब्दील करवाए, उन्होंने सारे डेकोरेशंस पीसेज़ तब्दील करवाए, बल्कि उनकी बड़ी ख़्वाहिश थी कि पूरी दुनिया से मुख़्तलिफ़ जगह से डेकोरेशंस मँगवाई जाएँ, सिवाय मग़रिबी ममालिक के। क्योंकि अच्छा, उन्हें चिढ़ थी बरतानिया और फ्रांस से कि जी उन्होंने हम पे कब्ज़े कर रखे हैं, लिहाज़ा वो कहती थीं कि घर में कोई बरतानवी कालीन या बरतानवी तर्ज़ की पेंटिंग नहीं होगी। अच्छा। लिहाज़ा उन्होंने पोर्सिलेन मँगवाई चाइना से,
बर्मा से उन्होंने डेकोरेशन पीसेस मँगाए, श्रीलंका से वो बड़े वाले पंखे होते हैं, वो हुँ, मँगवाए और पूरे घर को एक रंगीन खूबसूरत तरीके से सजा दिया। बेगम साहिबा ने ये बात यकीनी बनाई कि जो भी मेहमान आएगा उसकी दावत इतनी पुरतकल्लुफ़ हुआ करेगी कि वो जिन्ना हाउस की मेज़बानी को कभी नहीं भूलेगा। हुँ, जिन्ना हुँ, हाउस में पार्टीज़ नहीं होती थी, दावतें नहीं होती थी, बेगम साहिबा के दौर में रिवाज पड़ गया। ये पीछे जिन्ना हाउस बॉम्बे नज़र आ रहा है, हुँ, जिसको पुराने ज़माने में साउथ कोर्ट कहते थे, फिर कायद-ए-आज़म ने जब खरीदा, तो इसका नाम जिन्ना हाउस पड़ गया और ये हाउस आज भी कायम है। हुँ, और इंडिया और हुँ, पाकिस्तान के दरमियान लिटिगेशन चल रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की दरख्वास्त है कि ये हमें दे दिया जाए। हुँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम इसकी कीमत देने को तैयार हैं, हुँ, मार्केट हुँ, वैल्यू देने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की का जो कौंसल खाना है, वो दिल्ली में सॉरी बॉम्बे में इसी बिल्डिंग में हो। क्योंकि अच्छा, जो दिल्ली में हमारा हाई कमीशन है, जो हमारी एम्बेसी है, सफारत खाना है, वो हुँ, लियाकत अली खान हाउस में है। अच्छा, यानी लियाकत अली खान का जो बंगला था, वो अब हुँ, हमारे एम्बेसडर के ज़ेर इस्तेमाल है, हाई कमिश्नर के। हुँ, और बॉम्बे में जो कायद-ए-आज़म का बंगला था पाकिस्तानी हुकूमत की, हुँ, पर्सिस्टेंटली 70 साल से ख़्वाहिश है कि हुँ, ये हमें दे दिया जाए और पाकिस्तान का जो कौंसल खाना है, वो बॉम्बे में इस बिल्डिंग में कायम हो, जिन्ना हाउस में। हुँ, तो भारतीय हुकूमत इसमें थोड़ी रिलक्टेंट है, हुँ। तो जिसकी वजह से वो नहीं दे रही। अच्छा, वैसे इस वक़्त इस घर में क्या ये बंद पड़ा हुआ है, ऐसे ही विरसे के तौर पर है या किस तरह इसका अभी यूज़ हो रहा है? देखिए बात ये है कि जिस वक़्त कायद-ए-आज़म के अपने आखिरी उम्र में थे, तो कायद-ए-आज़म ने गांधी जी सॉरी वज़ीर-ए-आज़म नेहरू को एक पैगाम भिजवाया था, हुँ, थ्रू इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। इंडिया के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, हुँ, उनका नाम था श्री प्रकाशा। हुँ, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये मेरे बंगले को अगर आप किसी अंग्रेज़ हुकूमत को दे दें, तो वो इसका ख़्याल रखेंगे। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने लिखा कि आई हैव मेड दिस हाउस ब्रिक बाय ब्रिक। मैंने एक-एक ईंट से इसे बनाया है और मुझे इस घर से बड़ा प्यार है। क्योंकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी इस घर में गुज़री थी। हुँ, तो नेहरू हुकूमत ने इसको ब्रिटिश काउंसलेट जनरल को किराए पे दे दिया था और 1980 तक यहाँ पे ब्रिटिश काउंसलेट रही। हुँ, हुँ, और 1980 में ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत ने जिस वक़्त ब्रिटिश काउंसलेट ने ये खाली किया कि बिल्डिंग पुरानी हो गई है, उन्होंने नई बिल्डिंग बना ली। तो ज़ियाउल हक गवर्नमेंट ने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये बिल्डिंग अब पाकिस्तानी काउंसलेट को दे दी जाए। हुँ, तो 1980 से लेके 2021 तक 41 साल हो गए हैं। तो बस मुख़्तलिफ़ वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जो उतार-चढ़ाव आए इंडिया की गवर्नमेंट देने में हुँ, मुतज़ब्ज़ब है। हुँ, जिसका मतलब है कि ये 41 साल से घर बंद पड़ा है हुँ, और हुँ, बंद घर आपको पता है वो तकरीबन बर्बाद हो जाता है। वैसे तो ही यहाँ है। पे ये है कि घर बहुत बोसीदा हालत में हो चुका है। झाड़ियाँ हुँ, जो हैं वो काफ़ी ऊपर तक उग आई हैं, मतलब ये जो बरामदे नज़र नहीं आते क्योंकि झाड़ियाँ इतनी ऊपर चक जा चुकी हैं। हुँ, और घर की छत भी बारिशों और उसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से लीकेज है हुँ, इसमें। तो अब हुँ, इसको रेनोवेट करने की ज़रूरत है और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हमें करने को तैयार नहीं है, लिहाज़ा हुँ, जवाबी कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इंडिया का काउंसल खाना इंडिया जो कराची में था वो बंद कर दिया। हुँ, हुँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1993 से बंद कर दिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट की शर्त ये है वो बिल्डिंग इंडिया की है। वो हुँ, बिल्डिंग जो है वो बंद है हुँ, कराची में। हुँ, बोनस रोड थी पुरानी, आजकल फातिमा जिन्ना रोड कहते हैं। हुँ, तो ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट की एक्सटेंशन समझ लें इसको। तो हुँ, वहाँ पे भारतीय काउंसल खाना है वो बंद पड़ा है हुँ, और उसकी भी हालत थोड़ी फ़िज़िकली ख़राब हो चुकी है। हुँ, तो ये है और बस आखिर में मैं आपको 2-3 वाक़यात बेगम साहिबा के बारे में बताना चाहूँगा कि बेगम साहिबा जो थीं वो जैसे है कि दलेर औरत थीं। जैसे मैंने कहा ना कि एक डिफ़ाइंड औरत थीं, हुँ, जो हर एक को डिफ़ाई कर सकती थीं, हर एक को चैलेंज कर सकती थीं। मिसाल के तौर पे एक खाने के पे एक दावत में वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये नज़र आ रहे हैं, तो इन्होंने खाने पे बुलाया। कायद-ए-आज़म एक टॉप की शख्सियत थे सियासत में, हुँ, जिनका मुकाबला बहरहाल गांधी और नेहरू नहीं कर सकते थे। हुँ, कायद-ए-आज़म ने 1906 में जब कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, तो नेहरू अभी स्कूल के स्टूडेंट थे। वो अभी पढ़ाई कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू इतने छोटे थे। और गांधी जी साउथ अफ्रीका की किसी प्राइवेट ट्रेडिंग फर्म में, एक गुजराती ताजिरों की ट्रेडिंग फर्म में उनके एक वकील थे, मामूली से वकील थे, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं थे। तो हुँ, कायद-ए-आज़म को अरूज ज़िंदगी में बड़ा जल्दी मिला। इस हद तक मुमताज़ सियासतदान थे कि 1910 में, 15 में, 20 में वाइसरॉय साहिबान उनको और उनकी अहलिया को दावतों पे बुलाते थे। हुँ, तो एक वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दावत पे वो वाइसरॉय हाउस में मौजूद थे, जो आजकल इंडिया का ऐवान-ए-सदर है, राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे इंडिया के प्रेज़िडेंट रहते हैं। तो हुँ, ये वाइसरॉय हाउस हुआ करता था एक ज़माने में।
तो वाइसरॉय साहब ने ऐसी बातों में कहा कि जी मेरी बड़ी ख़्वाहिश है कि मैं जर्मनी जाऊँ। सॉरी मैं आपको ये दिखाता हूँ लॉर्ड रीडिंग वाला। तो उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख़्वाहिश है कि मैं जर्मनी जाऊँ और लेकिन जा नहीं सकता। तो बेगम साहिबा ने कहा भई आप क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा कि जी इसलिए कि जर्मन हमें पसंद ही नहीं करते हम ब्रिटिशर्स को। तो बेगम साहिबा ने हुँ। फ़ौरन कहा तो फिर आप हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? जिसका मतलब था कि हम तो आपको तो नहीं नापसंद करते। वाइसरॉय साहब एकदम चुप हो गए, घबरा गए और उन्होंने हुँ, मौज़ू चेंज कर दिया। तो इसी तरह आखिरी वाक़या आपको सुनाऊँगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, जिस वक़्त उन्होंने उनको खाने पे बुलाया एक दावत में, कायद-ए-आज़म और बेगम जिन्ना को, तो जो भी कपल आता था वाइसरॉय हाउस में, तो वाइसरॉय और वाइसरीन यानी उनकी अहलिया खड़े होते थे इस्तकबाल के लिए दावत में, मेज़बानों मेहमानों को रिसीव करने। तो सारी ख़वातीन घुटने को हल्का-सा बेंड करके अपना थोड़ा-सा हुँ, फ्रॉक ऊपर करती थी, जो बरतानिया में आदाब की अलामत। बेगम साहिबा जो तशरीफ़ लाईं, तो उन्होंने मशरिक़ की तर्ज़ पे आदाब किया। ख़ैर उस वक़्त तो वाइसरॉय चुप रहे, सारे मेहमानों को हुँ, रिसीव किया, बाद में उनके एडीसी ने बेगम साहिबा को कहा कि वाइसरॉय साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हुँ, तो वाइसरॉय ने बेगम साहिबा को कहा कि बेगम जिन्ना, आपके ख़ावंद ने बहुत ऊपर जाना है, तो आपको ख़्याल रखना चाहिए डू व्हाइल इन रोम डू एज़ द रोमन्स डू। हुँ, जिस तरह सारे आदाब कर रहे हैं, आप भी कर लेती हैं, तो ये आपके लिए और आपके ख़ानदान के आपके हस्बैंड के करियर के लिए अच्छा होता। तो हुँ, बेगम साहिबा ने फ़रमाया कि जी, मैं इस वक़्त इंग्लैंड में नहीं हूँ, आप हिंदुस्तान में हैं। लिहाज़ा डू एज़ द रोमन्स डू तो आप पे अप्लाई होता है। आपको बिल्कुल। चाहिए कि हिंदुस्तानी ख़वातीन से ये हुँ, एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो हाथ मिलाएँगी या यूँ घुटने को बेंड करेंगी। हुँ, हमारा हिंदुस्तान का अपना आदाब का तरीका है और वो ठीक है। हुँ, तो ये चंद एक चीज़ें थी, किताब तो बहुत तवील है, हुँ। लेकिन इस मुख्तसर वक़्त में मैंने यही सोचा कि चंद एक वाक़यात नाज़रीन से शेयर किए जाएँ ताकि एक बेगम साहिबा की पर्सनैलिटी का और ख़ानदान का एक ख़ाका सामने आए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट इज़ रियली वंडरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्या ये बुक जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में या ये जो बड़े बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है? नहीं जी, असल में ये है कि वो इंटरनेशनली ज़रा पेंगुइन की किताबें थोड़ी महँगी होती हैं। जी। इस वक़्त तो सिर्फ़ वो अमेज़न पे अवेलेबल है, पाकिस्तान में मतलब अच्छा। इंटरनेशनली तो बुक सेलर्स के पास है। हुँ, amazon.com वेबसाइट पे अगर द वुमन हू स्टूड डिफाइंड डालें या हुँ, मेरा नाम डाल दें साद एस खान तो वो हुँ, किताब आ जाएगी। तो वो ठीक है। $42 की है, वहाँ पे परचेज़ की जा सकती है लेकिन खुशकिस्मती ये है कि वैनगार्ड पब्लिशर्स हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर पब्लिशर्स। हुँ, तो उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो इस साल के आखिर तक इसका पाकिस्तानी एडिशन भी लाएँगे। अच्छा तो वो मुझे वंडरफुल, उम्मीद है कि वो बहुत सस्ता होगा। सही है। मतलब ये $42 तो ज़ाहिर है एक आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद से बाहर है, हुँ, एक हुँ, किताब। तो बिल्कुल। इसलिए ये है कि उम्मीद है कि इसका एक मच चीपर एडिशन पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हुँ। अगले चंद माह में होगा। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में एक ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि जैसा कि आपने बताया कि शुरू से ही जो है वो रति जिन्ना की पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो डाइवर्जन भी थी, और फिर कायदे-आज़म को पसंद करने का एक बड़ा जो सबब है वो यही नज़र आता है कि वो उनकी शख्सियत और उनका जो उस वक़्त उनका पॉलिटिक्स में उरूज था कायदे-आज़म का, तो ये सारा उनका काम देखकर उससे मुतासिर होकर और फिर उन्होंने उनको प्रपोज किया। मगर फिर खुद रति जिन्ना का इस तरह से जो है वो पॉलिटिक्स में रोल नजर नहीं आता, या है और फिर उस तरह सामने नहीं आया है, आई डोंट नो। इसलिए कि दूसरी उस वक्त खवातीन जो थी उनका काफी एक्टिव रोल उस तरह नजर आता है, बेगम साहिबा का नजर नहीं आता। मेरा ये ख़्याल है कि बेगम साहिबा का जो रोल है उसके ऊपर ज़्यादा तहकीक हुई नहीं। हम्म। मेरा ख़्याल है कि बाकी ख़वातीन का जो रोल नज़र आना शुरू हुआ मिसाल के तौर पे फ़ातिमा जिन्ना का या बेगम शाइस्ता सोहरावर्दी करामुल्लाह का या हम्म। जो बेगम जहाँ आरा शाहनवाज़ का, ये 1940 की दहाई के बाद है। हम्म। 1910 की दहाई में और 1920 की दहाई में मुसलमान ख़वातीन में अगर सियासत में कोई ख़ातून एक्टिव थीं तो हम्म। वो बेगम जिन्ना ही थीं। हम्म। बेगम जिन्ना ये किताब काफ़ी तवील है, तकरीबन 407 सफ़े हैं। तो इसमें बेगम जिन्ना के सियासी किरदार पे बहुत तफ़सील से रोशनी डाली गई है। हम्म। मिसाल के तौर पे एक बड़े मशहूर गवर्नर थे लॉर्ड वेलिंगटन हम्म। और उनका अ, तर्ज़ अमल भी वही था जिस तरह अंग्रेज़ गवर्नरों का होता है कि हम्म। हिंदुस्तानियों को हक़ीर समझना और कोई छोटा-मोटा मुज़ाहरा भी हो गया तो पुलिस का तशद्दुद जो था, वो बेपनाह हिंदुस्तानियों पे किया जाता था। तो जब लॉर्ड वेलिंगटन जाने लगे तो उनके बाज़ खुशामदीयों ने उनकी याद में एक मुजस्समा बनाने की
करारदाद पेश करना चाहिए कि हम्म। बॉम्बे के टाउन हॉल में वो करारदाद पेश करेंगे कि बॉम्बे के शहरी जो हैं वो लॉर्ड वेलिंगटन से इज़हार तशक्कुर के तौर पे उनकी याद में एक मुजस्समा बनाना चाहते हैं। तो हम्म। बेगम साहिबा ने फरमाया कि ये तो हम नहीं बनने देंगे, और वो फिर मुख्तलिफ सियासी जलसों में उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और अल्टीमेटली 10 दिसंबर को 25,000 का मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो गई। उस जुलूस की उन्होंने क़यादत की। पुलिस ने उस जुलूस पे तशद्दुद भी किया, उसके ऊपर वाटर कैनन्स भी फेंकी, लेकिन बेगम हम्म। साहिबा आगे से नहीं हटीं। तो हम्म। वो बड़ा मशहूर वाक़या है और उसपे लोग इतने मुतासिर हुए कि बॉम्बे के शहरियों ने 1 रुपी फंड एक कायम किया कि हर बंदा जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो ₹1 दे दे, और हम्म। 65,000 जमा हो गए, और 65,000 से पीपल जिन्ना हॉल एक बनाया गया और वो पीपल्स जिन्ना हॉल आज भी कायम है। तो वो बेगम साहिबा की बहादुरी की याद में है। इसी तरह जब जलियांवाला बाग पे मैसेकर हुआ, कत्लेआम हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो हम्म। बेगम साहिबा ने फंड रेज़िंग की कि उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाए, जो हम्म। शोहदाए जलियांवाला बाग हैं। तो हम्म। ये उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन थी और वो फिर मॉन्यूमेंट बनाया गया और वो आज भी कायम है जलियां बाग के हम्म। अंदर, अमृतसर में। हम्म। इसी तरह एक हम्म। सहाफ़ी को हॉर्निमन एक बहुत मशहूर प्रो इंडिपेंडेंस सहाफ़ी थे। हम्म। अंग्रेज़ बरतानवी थे, लेकिन वो हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ लिखते। हुकूमत ने उनका पासपोर्ट ज़ब्त करके उनको इंडिया बदर कर दिया। तो उसके मुज़ाहिरों की क़यादत करती भी हमें बेगम साहिबा नज़र आती। तो कहने हम्म। का मकसद ये है कि उस किताब में बहुत तफ़सील से लिखा हुआ है कि हम्म। बेगम साहिबा बहुत दफ़ा जो हैं, वो एक्टिव सियासत में रही हैं, और हम्म। पुलिस का सामना भी उन्होंने किया है, कॉलोनियल पुलिस का, हम्म। और एक दफ़ा जेल जाते-जाते बची हैं और सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया पुलिस ने कि खातून भी थीं और एक अहम सियासी रहनुमा की अहलिया थी। तो हम्म। अदरवाइज़ शी वाज़ एज़ लॉन्ग एज़ शी वाज़ अलाइव, वो बड़ी जल्दी हम्म। उनका इंतकाल हुआ। 29 साल की उम्र में वो पेट के सरतान की वजह से इंतकाल कर गईं। ओहो। तो अगर वो इतनी जल्दी इंतकाल ना किया होता, तो हम्म। वो उनका किरदार शायद ज़्यादा मौरख़ों की नज़र में रहता। हम्म। लेकिन ये है कि जब तक वो ज़िंदा रहीं, हम्म। वो सियासत में एक्टिव रहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा जो है वो अभी तशनगी ये बाकी है कि उनकी फिर कायदे-आज़म की, रती जिन्ना की जो मैरिटल लाइफ़ है वो कैसी रही? और क्या जो है कहीं जो है मैंने ये भी पढ़ा था कि आखिर में शायद उनकी सेपरेशन हो गई थी, और चूँकि कायदे-आज़म फिर इतने एक अहम पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे, फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने की भी बातें हो रही थी, तो वो शायद मज़हब और ये सारी चीज़ें या फिर उस तरह से वो वक़्त नहीं दे पाते थे फैमिली को, तो ये सारे इश्यूज़ हुए और फिर क्या सेपरेशन हो गई थी उनकी, या ये सारा किस तरह है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये है कि कायदे-आज़म ने जिस तरह अपनी बेगम के लाड उठाए, शायद ही किसी ख़ावंद ने अपनी बीवी के साथ को इतना पैम्पर किया हो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक़्त के बहुत ज़्यादा मौरख़ीन कह रहे हैं। हुँ। मिसाल के तौर पे एक एमसी छागला, एक बड़े मशहूर इंडिया में चीफ़ जस्टिस भी गुज़रे हैं, जी, महाराष्ट्र हाई बिल्कुल। कोर्ट के, वो कायदे-आज़म के साथी वकील भी रहे हुँ। हैं। वो अपनी किताब में रोज़ेज़ इन दिसंबर, उनकी सवाने-हयात है 1973 में पब्लिश हुई, बेगम साहिबा के फ़ौत होने के तकरीबन निज़्फ़ सदी बाद। तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि द वे जिन्ना यूज्ड टू ट्रीट हिज़ वाइफ सो लैविशली दैट आई हैवंट सीन एनीबॉडी एल्स। यानी हुँ। एग्ज़ैक्ट लफ्ज़ तो मुझे याद नहीं, लेकिन तकरीबन उनका मफ़हूम यही है कि जितना लाड कायदे-आज़म उठाते थे, मैंने किसी मर्द को औरत को अपनी बीवी का लाड इतना उठाते नहीं देखा। मिसाल के तौर हुँ। पे बेगम साहिबा बाज़ार जाया करती थी और कई दफ़ा 1-1 लाख रुपया, उस दौर का 1-1 लाख रुपया की शॉपिंग करके आ जाती थीं, और कायदे-आज़म जो थे ज्वेलरी की, वो बेगम साहिबा का शौक था, और कायदे-आज़म ने ज़िंदगी में कभी ये नहीं पूछा कि भई ये इतनी शॉपिंग क्यों हुई है या क्या? या मिसाल के तौर पे उस ज़माने में 4 कनाल का बंगला बॉम्बे में ₹50,000 में आ जाता। कायदे-आज़म और बेगम साहिबा हनीमून के लिए कश्मीर गए। हुँ। कश्मीर में डल लेक जो है श्रीनगर पे, उधर एक हाउस बोट्स होती हैं। हुँ। शिकारा उन्हें कहते हैं, वो बोट होती है लेकिन हाउस भी होता है, यानी बोट के ऊपर ही बेडरूम, वॉशरूम वगैरह होता है, और वो मतलब मूविंग होटल्स आप कह लें, पानी के अंदर चलती भी है कश्ती है, और हुँ। हुँ। आप उसमें रहते हैं। तो कायदे-आज़म को वो बेगम साहिबा को लेके गए 1 हफ्ते के लिए। तो बेगम साहिबा को वो फर्नीचर वगैरह पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा 2 दिन मैं किसी होटल में रह लेती हूँ, तो मुझे रावलपिंडी से फलानी शॉप का फर्नीचर मँगवा के दें। तो हुँ। उन्होंने 7 दिन रहने के लिए ₹50,000, ओह माय 1926 के गॉड! ₹50,000 स्पेंड कर लिए, और कायदे-आज़म के हुँ। माथे पे कभी शिकन नहीं आई। इट्स तो कहने का एक्सेप्शनल। मतलब
एक्सेप्शनल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और जो दूसरी बात आपने की कि टाइम ना दे पाना, वो बात दुरुस्त है। क्योंकि कायद-ए-आज़म जो थे वो बहुत ज़्यादा बिज़ी इंसान थे और कभी हुँ, उनकी बॉम्बे में मीटिंग हो रही है, कभी दिल्ली में हो रही है, कभी कलकत्ता में हो रही है और उस ज़माने में जहाज़ तो थे नहीं, यानी इंटरसिटी जहाज़ तो चलते नहीं थे, ट्रेन पे जाना पड़ता था 32-34 घंटे एक हुँ, तरफ का। कायद-ए-आज़म की मसरूफियत की वजह से बेगम साहिबा को कुछ गिला रहता था। तो अलहदगी का हुँ, किस्सा कुछ इस तरह से है कि कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा असेंबली के इजलास के लिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मजलिस-ए-कानून साज़ कायद-ए-आज़म उसके तकरीबन 40 साल मेंबर रहे। हुँ, 1909 में पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म मुंतखब हुए अपने हलके से, बॉम्बे मुस्लिम सेंट्रल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, और 1947 में गवर्नर जनरल बनने तक तकरीबन हमेशा ही वो उसके मेंबर मुंतखब होते रहे, सिवाय 1920 के, हुँ, जब उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के एहतजाज में असेंबली का बायकॉट कर दिया था। हुँ, यानी हुँ, उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, अदरवाइज़ वो तकरीबन हमेशा उसमें इलेक्ट होते रहे। हुँ, तो ज़ाहिर है कौमी असेंबली के इजलास के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, व्हिच वाज़ कॉल्ड हुँ, सीएलए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। हुँ, तो 1927 का वाक़या है कि वो जनाब दिल्ली चले गए। कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा का क़याम हमेशा दिल्ली में सीसेल होटल में होता था। हुँ, हुआ ये कि वो असेंबली के इजलासों में सीसेल होटल में होता था। अब वहाँ से बेगम साहिबा को बिल्लियों का बड़ा शौक था, उनकी 5 बिल्लियाँ होती थी, वो साथ लेके जाती थीं। हुँ, जब वो रेलवे स्टेशन के लिए वापस जाने पड़े तो 1 बिल्ली कम थी। 4 मौजूद थीं और 1 कहीं कमरे से बाहर निकली, मिल नहीं रही थी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा वापस चलना है, बेगम साहिबा ने कहा कि जी मैं तो अपनी बिल्ली के बगैर नहीं जाऊँगी। हुँ, तो कायद-ए-आज़म की मसरूफियात थी, वो गुस्से में निकल गए। तो बेगम साहिबा ने इसका बहुत बुरा मनाया, तो उन्होंने सोचा कि जी मुझे मेरे हस्बैंड को अगर मेरा ख़्याल ही नहीं है, और कायद-ए-आज़म का ख़्याल ये था कि एक बिल्ली की वजह से अपनी सारी सियासी मसरूफियात और जो उन्हें अदालतों में पेश होना था, क्लाइंट से फ़ीस भी ली हुई थी, तो वो इसको पेशा वाराना दयानतदारी के खिलाफ समझते थे कि ना जाएँ। तो हुँ, उसके ऊपर बेगम साहिबा नाराज़ होके ताज होटल चली गईं। ताज होटल उनके मामू का था। हुँ, बॉम्बे का हुँ, एक बड़ा मशहूर होटल है ताज होटल। हुँ, दिल्ली तो वो दिल्ली से बॉम्बे तो आ गईं 2 दिन के बाद, लेकिन इवेंचुअली 5 जनवरी 1928 को वो ताज होटल में मुंतकिल हो गईं और उन्होंने घर आने से इनकार कर दिया। तो फिर कायद-ए-आज़म मनाते रहे, 2-3 माह इसी तरह गुज़र गए, वो नहीं आईं। तो उस अरसे में वो शदीद बीमार हो गईं। बीमार हो गईं तो फिर उन्हें पेरिस इलाज के लिए ले जाना पड़ा। फिर कायद-ए-आज़म ने उनकी तीमारदारी की और फिर कायद-ए-आज़म उनके साथ भी रहे और मरीज़ा के साथ जो परहेज़ी खाना उनको मिलता था, वही खाते थे। और फिर उनके पूरे इलाज की कोशिश की, लेकिन वो वापस पाकिस्तान आई तो बरे-सग़ीर वापस आईं, तो वो जाँबाज़ ना हो सकीं और इंतकाल कर गईं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाक़या तो बहरहाल दुरुस्त है कि उनमें 2-3 माह के लिए सेपरेशन हुई थी। अच्छा, लेकिन ये भी फिर दुरुस्त है कि उस सेपरेशन के बाद सुलह भी हो गई थी और अच्छा, उनका इलाज भी पूरा कायद-ए-आज़म ने ही करवाया था। हुँ, और फिर हुँ, उनकी दफ़ीन भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में कायद-ए-आज़म के फैमिली ग्रेवयार्ड में ही हुई थी। और उनका जसद-ए-खाकी भी कायद-ए-आज़म ने एज़ द मुस्लिम मेल रिलेटिव जसद-ए-खाकी को कायद-ए-आज़म ने ही कंधा दिया था और कब्र में उतारा था। हुँ, और कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म अगर पब्लिकली रोए हैं तो वो, और धाड़े मार-मार के रोए हैं, तो वो बेगम साहिबा के इंतकाल पे उनको कब्र में उतारते हुए रोए हैं, कि वो हिचकियाँ उनकी बंद गई हैं। वो बिलक-बिलक के बच्चों की तरह रोते रहे, लेकिन उनसे उनको सब्र नहीं आ रहा था। हालाँकि वो कायद-ए-आज़म पब्लिकली अपने इमोशंस शो नहीं करते थे। लेकिन हुँ, बेगम साहिबा के मामले में वो जब भी बात करते थे अपने इंतकाल तक, तो आप दीदा हो जाते थे। हुँ, यहाँ तक कि जिस वक़्त गवर्नर जनरल पाकिस्तान बन भी गए, उसके बाद भी वो महीने में 1 आध दफ़ा सारे संदूक निकलवाते थे जिसमें बेगम साहिबा के कपड़े और ज्वेलरी थे। और अच्छा, उनको निकालते थे और पूरी-पूरी रात घंटों देखते रहते थे और उनकी सिसकियों की आवाज़ उनके सारे ड्राइवर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, जो ड्राइवर अब्दुल हई है जो उनका सबसे ज़्यादा ड्राइवर रहा है, फिर मोहम्मद हनीफ आज़ाद जो हुँ, उनका ज़ाती मुलाज़िम था। कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद नवाए वक़्त में, जंग में, फ़ारे-जहाँ में मुख्तलिफ लोगों की यादें शाया होती रही हैं, जिनका मैंने इस किताब में बहुत ज़्यादा हवाला दिया है। हुँ, कायद-ए-आज़म अपनी बेगम को भुला कभी ना पाए और उनके कपड़े, उनके जूते, उनकी ज्वेलरी, उनसे मंसूब किताबें हमेशा रखते थे हुँ। और बहुत प्यार से और मोहब्बत से रखते थे। आपने तो हमें भी आप दीदा कर दिया डॉक्टर साहब। औलाद उनको सिर्फ़ एक ही बेटी थी, दीना। उसके हवाले से भी थोड़ा-सा हमारे हाज़रीन को बताएँ इख्तिताम से पहले क्योंकि आपके पास भी जो है वो थोड़ा-सा वक़्त की कमी है, तो थोड़ा-सा दीना के हवाले से बात करते हैं और फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जी, दीना जिन्ना उनकी वाहिद औलाद थी और दीना जिन्ना को भी कायद-ए-आज़म ने बहुत प्यार से, शफ़क़त से पाला था। क्योंकि वालिदा बहुत जल्दी फ़ौत हो गई थीं, दीना जिन्ना की यानी कायद-ए-आज़म की वाइफ़। वो 9 साल की थी तो उनकी
मदर यानी कायद-ए-आज़म की अहलिया फ़ौत हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। कायद-ए-आज़म यानी बाप-बेटी घर में होते थे, फिर कायद-ए-आज़म आपको आपको पता ही है, बल्कि सारे नाज़रीन को भी पता है कि 1929 में बेगम साहिबा के इंतकाल के बाद कायद-ए-आज़म बरे-सग़ीर से, अपनी ज़िंदगी से, सबसे दिलबर्दाश्ता होके इवन सियासत से बरतानिया चले गए। उस वक़्त उन्होंने सोचा था वो कभी वापस नहीं आएँगे। तो हुँ, बरतानिया में हेम्पस्टेड हीथ में उन्होंने एक घर लिया और बाप-बेटी वहीं पे होते थे। सैटरडे, संडे को इकट्ठे वॉक करते थे, शाम को इकट्ठे चाय पीते थे, सुबह कायद-ए-आज़म चैम्बर जाने से पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते थे। और बल्कि कायद-ए-आज़म एक ज़माने में एक किताब पढ़ रहे थे द ग्रे वुल्फ अतातुर्क के बारे में। तो कई हुँ, दफ़ा वो पढ़ रहे होते थे तो उनकी बेटी उनसे किताब छीन लेती थी और कहती थी कि पापा आप हर वक़्त पढ़ते रहते हैं, अभी मुझे आइसक्रीम के लिए लेके जाएँ, अभी मुझे सिनेमा लेके जाएँ। तो कायद-ए-आज़म अपनी बेटी का हर लाड उठाते थे। कायद-ए-आज़म को दुःख उस वक़्त हुआ जिस वक़्त उनकी बेटी ने एक साहब थे, उनका नाम था नेवल वाडिया, जो कायद-ए-आज़म असल में वाडिया इंडस्ट्रीज़ के ना सिर्फ़ लीगल कंसल्टेंट थे, लीगल एडवाइज़र थे, बल्कि हुँ, वाडिया इंडस्ट्रीज़ में जो बाद में उनके समधी बने, कायद-ए-आज़म की शेयर्स भी थे। कायद-ए-आज़म वाज़ वन ऑफ द शेयर होल्डर। हुँ, तो हुँ, कायद-ए-आज़म का उनसे मिलना-जुलना काफ़ी था। हुँ, वाडिया फैमिली का एक लड़का था नेवल वाडिया, हुँ, तो उसमें और दीना में एफ़िलिएशन डेवलप हो गई और दीना ने कहा कि मैंने इनसे शादी करनी है। हुँ, हुँ, कायद-ए-आज़म ने उनको ये कहा कि जी देखें, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं, तो हुँ, इनको मुसलमान होना पड़ेगा। कायद-ए-आज़म हुँ, ने ये भी फ़रमाया कि क्या आपको तमाम मुसलमान लड़कों में एक भी नहीं मिला कि आप उससे शादी कर सकें? हुँ, तो दीना ने कहा कि क्या आपको मुसलमान लड़कियों में एक भी नहीं मिली थी कि आप उनसे शादी कर सकें? तो कायद-ए-आज़म हुँ, ने कहा तुम्हारी माँ शादी के दिन मुसलमान थी। मुझे मुसलमान लड़कियों में से ये एक पसंद आई है, क्योंकि जिस वक़्त तक वो मुसलमान नहीं थी मैंने उसे बता दिया था कि मेरी शादी मुसलमान लड़की से होगी। तुम भी इसे हुँ, राज़ी कर लो ये मुसलमान हो जाए, मेरा तुम्हारा झगड़ा खत्म। क्योंकि हुँ, इस्लाम जो है वो गैर मुस्लिम से शादी की इजाज़त नहीं देता और तुम दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाओगे। वो नहीं मानी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। ये हुँ, दीना वाडिया हैं लंदन में लेफ्ट साइड पे, जिसमें जी, कायद-ए-आज़म के साथ जब वो रहती थी हेम्पस्टेड हीथ में, और राइट हुँ, साइड पे ये तकरीबन 1970 के लगभग की उनकी तस्वीर है, जब वो हुँ, न्यूयॉर्क जाके आबाद हो गई। तो हुँ, इसकी वज़ह से कायद-ए-आज़म उससे ख़फ़ा ज़रूर हो गए, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कायद-ए-आज़म ने जो अपनी विल लिखी, उसमें उस दौर में 1930s में दीना जिन्ना के लिए लाखों रुपए छोड़ गए। तो उस ज़माने के लाखों रुपए आज के करोड़ों रुपए। तो दीना जिन्ना को एक ऐश की ज़िंदगी मिली, हुँ, जो कि कायद-ए-आज़म की जायदाद में जो उनका हिस्सा था, जो कि करोड़ों का था, उससे उन्हें मिली। हुँ, अलबत्ता जो सैड साइड है स्टोरी की वो ये हुँ, कि दीना जिन्ना की शादी नेवल वाडिया से नहीं चल सकी अच्छा, और साढ़े 3 साल के अंदर-अंदर दोनों की डाइवोर्स हो गई। 2 छोटे-छोटे हुँ, बच्चे भी थे, ये दीना वाडिया जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं, तो पाकिस्तान, बिल्कुल। ये मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन एंड अल्लामा इकबाल के नवासे राइट साइड पे। हुँ, ये जी, इन्हें सल्लू की हवेली सलाहुद्दीन हवेली अंदरून लाहौर में दिखा रहे हैं। लेफ्ट हुँ, साइड पे ये स्पीकर पंजाब असेंबली थे उस वक़्त के, अब दोबारा स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। जी, उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही। हुँ, जी, ये बेगम साहिबा को दिखा रहे हैं जो हुँ, पंजाब असेंबली में कुछ नवाज़रात दिखा रहे हैं। हुँ, ये बेगम साहिबा अ, ब ब दीना जिन्ना साहिबा की ज़िंदगी की आखिरी चंद सालों की तस्वीर है। ग़ालिबन हुँ, इंतकाल से कुछ 6-7 साल पहले का कोई इंटरव्यू है। इसमें हुँ, इनकी वालिदा रत्ती जिन्ना की तस्वीर पीछे नज़र आ रही है। हुँ, तो ये नेवल वाडिया हैं जी और ये शादी की तस्वीर है। हुँ, नेवल वाडिया से जो है दीना शादी कर रही हैं हुँ, और ये नेवल वाडिया का बुढ़ापे की तस्वीर है, यानी ये कायद-ए-आज़म के दामाद 1996 में इंतकाल कर गए थे। हुँ, 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 और हुँ, ये जी कायद-ए-आज़म के नवासे हैं नुस्ली वाडिया, यानी दीना हुँ, वाडिया का टोटल एक ही बेटा है, नुस्ली हुँ, वाडिया, और ये उसकी वाइफ़ है मौरीन वाडिया। अच्छा, तो कायद-ए-आज़म का टोटल एक ही नवासा है और हुँ, इनके हुँ, आगे से 2 बेटे हैं, अच्छा, यानी बड़ा बेटा नेस वाडिया है और छोटा हुँ, बेटा जो है वो जहांगीर वाडिया। ये जहांगीर वाडिया उसकी वाइफ़ सेलिना और उसके दोनों बच्चे हैं। हुँ, तो हुँ, कहने का हुँ, मकसद हुँ, ये है कि कायद-ए-आज़म की नस्ल जो है, वो बेटी से नवासा और नवासे के फिर आगे 2 बेटे हैं, वहाँ तक हुँ, चलती है। दीना हुँ, वाडिया की 1942 या 43 में डाइवोर्स हो गई, 38 के आखिर में शादी हुई थी अच्छा, और उस वक़्त से लेके 2017 में फ़ौत हुई 98 साल की उम्र में। तो 75 हुँ, साल उन्होंने तन्हाई की बड़ी कर्बनाक ज़िंदगी गुज़ारी है, क्योंकि उनकी शादी हुँ, चली कोई नहीं। और ये जो नुस्ली वाडिया हैं, ये हुँ, डाइवोर्स के साढ़े 3 माह बाद पैदा हुए हैं। ये जो नुस्ली वाडिया अच्छा, दीना के बेटे हैं, हुँ, तो दीना की डाइवोर्स हो गई, उसके डाइवोर्स मई में हुई और ये जुलाई में पैदा हुए हैं। अच्छा, फिर बच्चे भी उन्हें अकेले पालने पड़े हुँ, और यानी ये बेटा एक ही है, एक उनकी बेटी डायना भी थी।
तो वो हुँ, जो है बच्चे भी अकेले पालने पड़े और उसके बाद फिर बच्चे अपने-अपने घर के हो गए। तो 75 हुँ, साल उन्होंने तन्हाई की ज़िंदगी गुज़ारी और 98 हुँ, साल की उम्र में 2 नवंबर 2017 को वो इंतकाल कर गए। तो ये इनके हुँ, ख़ानदान की कहानी। सही। सो दिस इज़ व्हाट द लाइफ। अच्छा, मुझे आपकी प्रेज़ेंटेशंस में डॉक्टर साहब बेगम मरियम का नाम नज़र आ रहा था, तो क्या रति का नाम फिर मरियम रखा गया था? जी, जी, आई जी। डोंट जिस वक़्त हुँ, इस्लाम कबूल किया तो एक मौलाना नज़ीर अहमद ख़जंदी बड़े मशहूर आलिम हुआ करते थे। हुँ, बाद में उनके भतीजे मौलाना शाह अहमद नूरानी जेयूपी नूरानी के सरबराह रहे और भुट्टो साहब के दौर में हिज़्ब इख़्तिलाफ़ के अहम रहनुमाओं में से रहे। हुँ, तो और अभी उनके बेटे हैं शाह अवैस नूरानी और शाह अनस नूरानी पीडीएम के इजलासों में शायद आप उनको देखते हों। हुँ, तो ये नूरानी साहब के ख़ानदान से मौलाना नज़ीर अहमद ख़जंदी थे, जो कि इमाम थे जामे मस्जिद अहले सुन्नत बॉम्बे के। जब इस्लाम कबूल करने के लिए बेगम रतन बाई पिटिट को उधर ले जाया गया, हुँ, तो मौलाना नज़ीर अहमद ख़जंदी का ये ख़्वाहिश थी कि इसके लिए कोई इस्लामी नाम होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि तब्दीली मज़हब के लिए सिर्फ़ कलमा प पढ़ना काफ़ी नहीं, एक इस्लामी नाम भी होना चाहिए। हुँ, तो उसके ऊपर फिर सरकारी नाम कायद-ए-आज़म के ख़्वाहिश पे बेगम मरियम जिन्ना रखा गया। लेकिन हुँ, कायद-ए-आज़म प्यार से उन्हें सारी ज़िंदगी रत्ती कह के ही बुलाते थे। अलबत्ता जो सरकारी कागज़ात थे, डॉक्यूमेंटेशन थी उसके ऊपर उनका सरकारी नाम मरियम हो गया था। लेकिन अच्छा, ज़ाती हैसियत में कायद-ए-आज़म उन्हें रत्ती ही कहते थे और हुँ, सो मच सो कि बेगम साहिबा को अपना रत्ती नाम इस तरह पसंद था कि वो ख़त वग़ैरह भी जो लिखती थीं, जी, तो वो बिल्कुल। नीचे साइन करती थी आर जिन्ना, तो आर फॉर हाँ, रत्ती, हाँ, तो एम हाँ, जिन्ना के तौर पे नहीं करती थीं। हुँ, लेकिन कायद-ए-आज़म की क्योंकि 4 बहनें थीं हुँ, बेगम रहमत बाई, बेगम शीरीं बाई मतलब आपको पता ही है फ़ातिमा बाई तो ख़ैर हुँ, मैरिड नहीं थी। लेकिन हुँ, उसमें उन सब के जो बच्चे थे, वो ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म को जिन्ना मामू कहते थे, तो वो बेगम साहिबा को मरियम ममानी कहते थे क्योंकि घर में वो अच्छा, फैमिली जो थी वो उनको मरियम के नाम से जानती थी। हुँ, हुँ, कायद-ए-आज़म हुँ, उन्हें प्यार से रत्ती कहते थे, वो कायद-ए-आज़म को प्यार से जे कहती थीं। जिन्ना अच्छा, का जो पहला अल्फ़ाबेट है जे, हुँ, तो वो जे और रत्ती एक-दूसरे को ज़रूर कहते थे, लेकिन सरकारी नाम उनका मरियम जिन्ना हो गया। जी। अच्छा, सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज़ रियली अ वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छी इनसाइट्स मिली हैं और मैं समझती हूँ कि जो लोग जो है वो तारीख में और कायदे-आज़म की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको यहाँ से बहुत अच्छा मवाद मिला होगा और अब तो थ्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी बुक जो है वो पढ़ी जाए, तो होपफुली जो है वो जल्दी ही वो पाकिस्तान में भी शाया होगी, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी बहुत हाज़रीन, शुक्रिया। तो ये डॉक्टर साद साहब थे, अपनी बुक के हवाले से बात कर रहे थे। होपफुली फिर किसी और टाइम जो है हम फिर डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे, उनकी बाकी जो 3 बुक्स हैं कायदे-आज़म के ही हवाले से, उन पर भी बातचीत करेंगे। कायदे-आज़म की जो पूरी जदोजहद रही है, तहरीक-ए-पाकिस्तान, तहरीक के आज़ादी के हवाले से, उस पर भी हम जो है वो डॉक्टर साहब को वक़्त-ब-वक़्त जो है वो एंगेज करते रहेंगे और मज़ीद बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।